सबको मेरा गुड मॉर्निंग है सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति कहते हैं इसको। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन और इसी को हम लोग लीनियर मोशन से भी कंपेयर करेंगे। सर जी गाजीपुर आज कहां पर बुक मिलेगी? हर बुक स्टोर का पूरे भारतवर्ष के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र का नंबर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खास करके बिहार और यूपी का तो नंबर हम आपको एकदम आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, बुक स्टोर वाले का एड्रेस चला जाएगा, नंबर चला जाएगा। बुक बस आने ही वाली है बिहार की धरती पर और आज शाम से या कल सुबह से मिलने लगेगी पटना में। आइए सर हम लोग इधर सर्कुलर मोशन की दुनिया में चलते हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? देखिए सर, मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर ये सीधे चलेगा तो ये रेखीय गति है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर ये सीधे चलेगा तो ये रेखीय गति है। अगर ये ऐसे चलेगा तो हमने आपको बताया है, ये भी पढ़ा है, प्रक्षेप्य गति है। और वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल का कितना वीडियो? 7 वीडियोस है, 7 घंटे का वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल का 7 घंटे का वीडियो है जो कि हमने आपके ऐप पर अपलोड कर दिया है। जिसमें कितना वीडियो अभी अपलोड हुआ है? 4 अपलोड हो चुका है और 3 मेरे पढ़ाने के 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा, मतलब 9 बजे तक। ठीक है, 4 वीडियो वर्क पावर एनर्जी का हमने डाल दिया है न्यूमेरिकल पोर्शन का। गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं ये रेखीय गति है, ये प्रक्षेप्य गति है और अगर ऐसे ऐसे चलता है ये सरल आवर्त गति है और अगर ऐसे चलता तो इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रेखीय गति है, ये प्रक्षेप्य गति है, ये सरल आवर्त गति है अगर ऐसे ऐसे डोलता है, और ये वृत्तीय गति है। ये कौन गति है? वृत्तीय गति। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं वृत्तीय गति में होता क्या है? सर वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है। वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है। वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है सर? 2 प्रकार की होती है। एक समान चाल से, अहो राजा उठा, एक समान चाल से और दूसरा असमान चाल से। एक होता है एक समान चाल से और दूसरा होता है असमान चाल से। कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है सर। कितने बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं सर? एक टाइप कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो कुछ टाइप कर नहीं सकते, इसलिए आप जो लोग क्लास कर रहे हैं एक टाइप कर दीजिए सर जल्दी से, ताकि दिख जाए कि कितने बच्चे अभी क्लास कर पा रहे हैं। उसको रिफ्रेश कीजिए सर। देखिए वृत्तीय गति 2 प्रकार की, एक समान चाल और दूसरा असमान चाल। पहले हम लोग इसी पर कंसंट्रेट रहते थे, एकरे पढ़ा देते थे, अब बचवन सबके काम चल जाता था। लेकिन अब चला गड़बड़ हो गया है। अब क्या किया है ना, अब असमान चाल भी पूछ दिया है। अब क्या किया है, असमान चाल भी पूछ रहा है। अब असमान चाल क्या पूछ रहा है? चला असमान चाल और समान चाल में डिफरेंस है। जैसे अगर आप गाड़ी एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर गाड़ी असमान चाल से चल रही है, मतलब कभी 80, कभी 81, कभी 89, कभी 90, कभी 96, कभी 98, कभी 99, कभी 100, उसको असमान चाल कहें। इट इज वेरी सिंपल। तो पहले हम लोग एक समान चाल से चलते हैं। पहले हम लोग किससे चलते हैं? चला एक समान चाल से अगर कोई पिंड चलती है तो हम उसकी बात करते हैं। अब यहां मामला क्या है? चला एक समान चाल से अगर चलेगा तो मामला क्या होगा? गौर फरमाइएगा। एक समान चाल से अगर चलेगा, एक समान चाल से अगर चलेगा तब क्या होगा, और असमान चाल से चलेगा तब क्या होगा। ठीक ना? तो पहले हम लोग गुरुजी इसको पढ़ लेते हैं।
और तब गुरुजी इसको पढ़ लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड जैसे देखिए रेखीय गति में चलता है तो ऐसे चलता है, ठीक ना। आज बफरिंग नहीं हो रहा है आपको, अभी अब बफरिंग नहीं होगा सर, ठीक हो गया है। अगर एक समान चाल से चलेगा तो अगर रेखीय गति में चलेगा सर तो ऐसे चलेगा, और अगर वृत्तीय गति में चलेगा गुरुजी, ओ गुरुजी अगर वृत्तीय गति में चलेगा, अगर वृत्तीय गति में चलेगा तो कुछ इस कदर चलेगा। हर बिंदु पर ध्यान दीजिएगा सर, ये मान लो ये बिंदु है m द्रव्यमान का, ये v वेग से चल रहा है तो इधर की ओर दिशा हो। अगर यहां ये m एकदम आराम से सबसे उल्टा चैप्टर में से एक है, ये जितना भी उल्टा चैप्टर है उसमें से ये एक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सर चन्नू जी बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली 7:30 बजे बिल्कुल फ्री है, और जो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं सर कोशिश करते हैं उसी चैप्टर से सवाल दिया जाए, जो टफ सवाल है। 7:30 बजे आप जरूर पढ़िए सर, लाइव आकर आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, शाम में एसके झा यूट्यूब चैनल पे। m द्रव्यमान का पिंड है और v वेग से चल रहा है, तो ये m द्रव्यमान का पिंड है, v वेग से चल रहा है। ये m द्रव्यमान का पिंड है, ये v वेग से चल रहा है। तो सर अगर ये m द्रव्यमान का पिंड है, v वेग से चल रहा है, तो अलग अलग बिंदु पर देखो वेग की दिशा अलग अलग है। हर बिंदु पर वेग की दिशा बदल रही है, हर बिंदु पर वेग की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। अलग अलग बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग है। अब कहने का मतलब यह हुआ सर, कहता है अगर कोई पिंड, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो सर हमको ये बताइए, एक होता है चाल, सबसे उल्टा चैप्टर में से एक है ये, एक होता है वेग। हम आपको सदिश और अदिश पढ़ाए थे सर, याद है? सदिश और अदिश में हमने आपको कहा था कि सदिश किसको कहते हैं, जिसके पास दिशा होगा। अदिश किसको कहते हैं, जिसके पास दिशा नहीं होगा। सदिश उसको कहते हैं जिसके पास दिशा होगा, अदिश उसको कहते हैं जिसके पास, अदिश जिसके पास दिशा नहीं हो, अमान्य जिसके जो मान्य नहीं, असाधारण जो साधारण नहीं, सदिश जिसके पास दिशा हो, अदिश जिसके पास दिशा नहीं। गौर फरमाइएगा सर। तो अगर हम चाल की बात करें तो चाल एक अदिश राशि है, और वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि है। तो चाल एक अदिश राशि है, इसलिए इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसके पास केवल दिशा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाल की बात करें, चाल एक अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण और दिशा, और सॉरी इसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है चूंकि अदिश है। और वेग एक सदिश राशि है, इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। यानी अगर हम गौर से देखें, एकदम आराम से चला, चैप्टर बड़ा उल्टा है। अगर हम चाल की बात करें सर, अगर हम चाल की बात करें तो चाल एक अदिश राशि है, केवल परिमाण है। वेग की बात करें कि सदिश राशि है, इसके पास दिशा और परिमाण दोनों। ठीक है, चाल और वेग। चाल की अगर हम बात करें तो चाल एक अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण है। की बात करें ये एक सदिश राशि है, इसके पास दिशा और परिमाण दोनों। कहो राजू, तो मेरे पास अगर इसके पास एक गो हाथ है परिमाण, और इसके पास दो गो हाथ है, एगो दिशा एगो परिमाण, हमको एगो बात बताइए, मेरे पास दो गो हाथ है, एगो हाथ कटा तो हाथ कटा कि नहीं कटा? अगर मेरे पास दो गो हाथ है, एगो हाथ कट गया तो हाथ कटा कि नहीं कटा? तो हम कहेंगे कटा। मेरे पास सर दो गो हाथ है, एगो हाथ कट गया तो हाथ कटा कि नहीं कटा? तो कट गया। अगर ध्यान दीजिएगा,
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं सर? त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होवे करे। अगर त्वरण होगा तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, बल लगवे करे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल मतलब चाल के पास केवल परिमाण है, परिमाण समान रहेगा, लेकिन उसकी दिशा अलग अलग जगह पर देखो वृत्तीय गति में अलग अलग होती है, रेखीय गति में ऐसा नहीं होता। अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग होने के कारण चूंकि दिशा बदलता है, तो दिशा बदलेगा, दो हाथ में से एक हाथ बदल जाएगा, तो हम बदले कि नहीं बदले, तो दिशा बदल जाएगा, इसलिए वेग बदल जाएगा। और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो बल उत्पन्न हो जाएगा। आप कहेगा कैसे? तो देखिए हम समझाते हैं थोड़ा सा ऐसे। आप जानते हैं सर, वेग के पास दिशा भी है, परिमाण भी है। उसके बाद है त्वरण। उसके बाद क्या है सर? त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, और उसके बाद होता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ध्यान दीजिएगा, वेग के पास दिशा और परिमाण दोनों है। अगर दिशा में परिवर्तन होगा, चूंकि ये वृत्तीय गति है, अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग होती है, अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग होती है, तो अगर दिशा में दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग बदलेगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो बल लगेगा। ध्यान दीजिएगा सर, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमने कहा कि अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा, अब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण उत्पन्न होगा तो बल लगेगा। इट इज वेरी सिंपल। ध्यान दीजिएगा, वेग की अगर हम बात करें, अगर दिशा में परिवर्तन होगा, दिशा चूंकि दो हाथ है, एक हाथ में परिवर्तन हो, दिशा और परिमाण। अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग बदलेगा, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो बल उत्पन्न होगा। इस त्वरण को साधारण त्वरण नहीं कहते हैं, चला, इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इस बल को साधारण बल नहीं कहते हैं, इस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण और इस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। एक बार फिर से, अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड, एक बच्चा सर लिख रहा है कि सर बुक का रेट थोड़ा ज्यादा है, अगर सर 512 पेज की किताब इससे कम रेट में दे देगा, जो मैंने रेट रखवाया है 230, तो मैं पूरे भारतवर्ष को किताब मुफ्त में दे दूंगा, किसी की भी किताब। अगर एमआरपी अगर किसी भी किताब की पूरे भारतवर्ष में 512 पेज की किताब की 230 रुपए से कम होती है, पूरे भारतवर्ष में किताब मुफ्त में दे दूंगा, दिलवा दूंगा हर हाल, चाहे हमको जे करना पड़ जाए। क्या बात करते हो, लूट का धंधा थोड़े चला रहे हैं कि लूट लो। अभी तो उस किताब का दाम 270 भी रखते तो भी तू लेता। क्या सड़ा हुआ बात कर देता है। 512 पेज की किताब में चला 256 रुपया का जीरोक्स करवाओगे ना, 256 लग जाए, और डबल कलर में हम तुमको दे रहे हैं। जीरोक्स करवाओगे सिंगल कलर होगा, ब्लैक, खाली उसका गत्ता आता है छोटा करे। क्या बात करते बोले तो पूरा भारतवर्ष में अगर 512 पेज की किताब 230 रुपए से कम में एमआरपी किसी पर भी छपी हो ना, तो हमको भेजना,
पूरे भारतवर्ष में किताब मुफ्त में बांट देंगे। क्या सड़ा हुआ बात करता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, आज शाम से मिलेगा, नहीं तो कल सुबह से पटना की धरती पर आज रात से या कल सुबह से मिलने लगेगा। हमने कहा अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसके पास दो हाथ है, और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, जिस त्वरण को हम साधारण त्वरण नहीं कहते हैं वृत्तीय गति में, इसलिए अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो एक बल लगेगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, और वह बल होगा अभिकेंद्र बल। और वह बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में एक समान चाल से चलती है तो उसका दिशा बदलने के कारण उसका वेग, और उसका वेग बदलने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और उस त्वरण के कारण एक बल लगेगा, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। अगर कोई पिंड एक समान चाल से, एक समान चाल मतलब चला परिमाण समान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्लास छोड़ छोड़ के करोगे फिर नया मास्टर खोज लो। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो परिमाण समान रहता है, क्योंकि एक समान चाल है, परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और इसके कारण एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इसके कारण एक बल लगता है जिसे हम कौन बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा, ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये v वेग से गतिशील है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये v वेग से गतिशील है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये v वेग से गतिशील है। तो अब गौर से देखिएगा, तो वेग की जो दिशा है वो स्पर्श रेखा की दिशा में है। अब स्पर्श रेखा किसको कहते हैं सर? वह रेखा जो किसी कर्व को छूता हुआ स्पर्श करता हुआ जाएगा उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। तो गौर फरमाइएगा सर, अगर ये कोई पिंड है और यहां पर ये वस्तु है, ये वेग की दिशा ये होगी स्पर्श रेखा की दिशा, लेकिन जो अभिकेंद्र त्वरण होगा उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, इसको हम AC से डिनोट करते हैं, और जो अभिकेंद्र बल होगा उसको हम FC से डिनोट करते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को AC से डिनोट करते हैं और अभिकेंद्र बल को FC से डिनोट करते हैं। इसकी दिशा हमेशा केंद्र की, और वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है सर, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। तुम कहोगे ये फॉर्मूला कहां से लाया? VAC क्या है? AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अभिकेंद्र त्वरण है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो आया? V वेग है, R त्रिज्या है वृत्तीय पथ की, और सर हम जानते हैं कि ये AC अभिकेंद्र त्वरण है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, V वेग है, R त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो चला रहे, बल को हम साधारण बल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहते हैं,
और द्रव्यमान को m कहते हैं, और त्वरण का फॉर्मूला यहां से लाके पुट कर देते हैं तो mv²/r हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, ऑलरेडी हमने पीडीएफ डाल दिया है, ये लास्ट पीडीएफ है आपका। इसके बाद शायद आपको पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, या कुछ लोगों को हो सकता है एक आध दिन लेट से जाए तो एक आध चैप्टर और देना पड़ जाए हमको। AC = v²/r होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, और FC जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, FC बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स = mv²/r होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वो v²/r होता है, अभिकेंद्र बल mv²/r होता है। इसकी दिशा की अगर बात करोगे तो वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, बाद बाकी बल और त्वरण की जो दिशा होती है वो सर केंद्र की ओर होती है। बल और त्वरण की जो दिशा होती है वो किसकी ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। अब गौर फरमाइएगा सर कहां पर बुक किस जगह मिलेगी उसका हम आपको नंबर दे देंगे। आप सर बुक स्टोर का, आपके एरिया का, आप वहां जाके बुक रिसीव कर सकते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण, अब गौर फरमाइएगा सर कहां पर बुक किस जगह मिलेगी उसका हम आपको नंबर दे देंगे। आप सर बुक स्टोर का, आपके एरिया का, आप वहां जाके बुक रिसीव कर सकते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की अगर हम बात करें तो कहता है अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं, केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं, केंद्र की ओर मुख किया हुआ बल, इसीलिए केंद्राभिमुख बल कहते हैं। ठीक है सर, पहले मिनट से जुड़ना होगा, पहले सेकंड से, तभी चैप्टर आपको समझ में आए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। कहते हैं अभिकेंद्र बल जो केंद्र की ओर होती है उसे हम केंद्राभिमुख बल कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। एक समान अगर वृत्तीय गति होगा सर, हमको बोले ना एक समान वृत्तीय गति मतलब चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है। इसका प्रॉपरली ध्यान रखें, यहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने क्या कहा था आपको सर, अगर एक समान चाल होगा, अगर चाल समान होगा, एक समान चाल होगा, इसका मतलब परिमाण समान हो। आप कभी काइनेटिक एनर्जी हम आपको पढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। यहां पर भी वेग है, लेकिन ये वेग का केवल परिमाण यूज करते हैं हम। कहिएगा काहे परिमाण यूज करते हैं सर? क्योंकि ये अदिश राशि है। ये कौन राशि है? अदिश राशि है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये अदिश राशि है, और ये जो भी वेग है ये परिमाण, केवल परिमाण को लेता है क्योंकि ये अदिश राशि है खुद। और एक समान चाल से अगर वृत्तीय पथ पर चलेगा तो उसका परिमाण नहीं बदलता, क्योंकि परिमाण नहीं बदलता इसलिए ये नहीं बदलेगा, इसलिए ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये अदिश राशि। इसलिए हम कहते हैं, एक लाइन जरूर याद रखना कि एक समान वृत्तीय गति में सर चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है। लेकिन तुम कहोगे सर आपने कहा था दिशा बदलने के कारण वेग बदलेगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, हम 5 बार समझा देंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे कि आपने कहा था कि दिशा बदलने के कारण वेग बदल जाएगा, दिशा बदलने के कारण क्या बदलेगा? वेग बदल जाएगा। तो यहां पर तो वेग है तो इसको बदल जाना चाहिए था, नहीं, यह अदिश राशि है, केवल परिमाण पर निर्भर करता है, केवल वेग के परिमाण पर निर्भर करता है। तो एक समान चाल से जब कोई पिंड चलेगा तो उसकी चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, क्योंकि परिमाण नहीं बदलता है, बाकी सारी क्वांटिटी बदल जाएगी। पूछता है क्वेश्चन, अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रही है तो उसकी क्या नहीं बदलेगी? तो कहेंगे चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, बाकी सब चीज बदल जाएगी। अब गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती,
इसको सर एक लाइन में एकदम हाईलाइट कर लेना है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात अचर रहती है, लेकिन अन्य राशियां जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग बदल जाता है, अर्थात चर रहता है। चर का मतलब होता है बदलना। अभिकेंद्र बल केंद्राभिमुख बल है, क्योंकि केंद्र की ओर मुख किया हुआ है। एक समान वृत्तीय गति में क्या नहीं बदलता? चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? चला, चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाता। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक। अब ध्यान दीजिएगा। अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड, कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील है, ध्यान दीजिएगा। अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। और अगर अभिकेंद्र बल की बात करोगे, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सर एक रिलेशन होता है, अगर आप पढ़े नहीं हैं तो पढ़िए। रेखीय गति और गति में संबंध, कहीं पर लिख लीजिए सर। रेखीय गति और कोणीय गति में संबंध। सर सिर्फ बिहार के लिए जो है 3 ट्रक रवाना हो चुका है, रास्ते में है, लगभग पहुंचने ही वाला है। तो हर जगह हम माल भेज रहे हैं ताकि बच्चों तक आसानी से पहुंचे। पब्लिकेशन भी बहुत मेहनत कर रहा है कि आप लोगों को सर बुक मिले और आप लोग बुक से पढ़ पाए। कहते हैं रेखीय गति और कोणीय गति में संबंध। सर फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा r, जहां v रेखीय गति, कोणीय गति मतलब कथी? रोड पर चल रहे हैं तो उसकी गति रेखीय गति है। पंखा घूम रहा है गोल गोल तो कोणीय गति है, उसकी गति को कोणीय गति कहेंगे। रोड पर हम चल रहे हैं तो ये रेखीय गति है, और पंखा घूम रहा है ऐसे ऐसे तो ये कोणीय गति है। तब सर ध्यान दीजिएगा, v रेखीय गति है, ओमेगा कोणीय गति है, और r क्या है सर? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। इसको जरूर लिख लीजिए सर, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वृत्तीय पथ की त्रिज्या लिखे, जल्दी से लिख लीजिए सर। अरे इतना तुम लोग, वीडियो कब तक रहेगा ऐप पर? सर 15 दिसंबर तक आपका वीडियो ऐप पे रहेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कहिएगा तो बढ़ा भी देंगे, खूब मन लगा के पढ़िए। जे कहिएगा कि सर इतना दिन बढ़ा दीजिए, वो वाजिब जे लगेगा उतना दिन हम बढ़ा देंगे, और क्या कह सकते हैं। जल्दी से इसको लिखिए सर। रेखीय गति और कोणीय गति में संबंध है। v रेखीय गति है, ओमेगा कोणीय गति है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। v इज इक्वल टू ओमेगा r। आज शाम के से बुक मिलेगा, नहीं तो कल सुबह से मिलेगा। लिखा, रेखीय गति और कोणीय गति में संबंध v इज इक्वल टू ओमेगा r। v रेखीय गति है, ओमेगा कोणीय गति है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। लिखा कि नहीं? r वृत्तीय पथ की क्या है? त्रिज्या है। v रेखीय गति है, ओमेगा कोणीय गति है, r वृत्तीय पथ की क्या है? त्रिज्या है। अब ध्यान देना चाहिए।
अगर एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर है, अगर हम अपने मन से ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? चला, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर होगा रे। अपने मन से ऊपर नीचे आर से गुना भाग करती है तो ये हो जाएगा चला एम। अब भी बराबर होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर भी बाय आर। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? भी बाय आर। तो चला रे भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दें। भी बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा, भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। आराम से चला, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ध्यान देना, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। आर से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए, आर से ऊपर नीचे गुना भाग किए तो क्या हो गया? एम वी स्क्वायर आर बटा आर स्क्वायर। यहां से सर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर कर दिए। क्यों? क्योंकि वी बाय आर बराबर ओमेगा होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला मिल गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर कि एफ सी इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है सर? एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये एफ सी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। दो फॉर्मूला आपको मिल गया, एक एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और एक फॉर्मूला आपको मिला एम ओमेगा स्क्वायर आर। खत्म है कहानी। यानी अब आप आ जाइए सर यहां, अगर m द्रव्यमान की कोई पिंड वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील हो तो अभिकेंद्र त्वरण AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, अभिकेंद्र बल FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, और v इज इक्वल टू चूंकि ओमेगा आर होता है। एक और फॉर्मूला होता है सर, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। पढ़े हैं सर? ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है। एन क्या है सर? आवृत्ति है। एन क्या है? आवृत्ति है। और ओमेगा बराबर ये भी होता है सर 2 पाई अब बाई टी। क्यों? क्योंकि टी आवर्तकाल है और n इज इक्वल टू रिलेशन होता है 1 बाई टी, यानी आवृत्ति इज इक्वल टू 1 बाई आवर्तकाल। ये सब सर पढ़े होंगे, अगर कभी भी सर पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। ओमेगा कोणीय वेग है, n आवृत्ति है, t आवर्तकाल है, n इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। n इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। n इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। t आवर्तकाल है, n आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय वेग। तो ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई n, एक होता है फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो सर आपको फॉर्मूला जो मिला वो यहां पर है, ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई n या 2 पाई बाई टी, n आवृत्ति है, t आवर्तकाल है। फिर से देखिएगा आपको जो फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है? 3 फॉर्मूला मिला है। एक अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एक फॉर्मूला होता है अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर, और एक फॉर्मूला आपको मिला है, ये नया टाइप का फॉर्मूला आपको अपने जीवन शैली में जोड़ना होगा सर। एक फॉर्मूला आपको मिला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n या 2 पाई n के बदले 1 बाई टी होता है तो 2 पाई बाई टी। ये दो चीजें आपको मिली है। अब ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से, इसी पर सारा न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। अपने मन से आर गुना भाग काहे किए, काहे कर दिए तो तोहर की लग गया, इसलिए कि वो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के फॉर्म में आता है। अब देखो तो ये 3 इतना फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम अभिकेंद्र त्वरण की बात करें, अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अभिकेंद्र बल की बात करें
तो अभिकेंद्र बल आपके सामने है, कितना होता है बताओ, m ओमेगा स्क्वायर आर पता, तीनों फॉर्मूला याद हुआ, m ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर। ओमेगा की बात करें 2πn या 2π/t। अब आ जाइए सर यहां, पहले इधर सर देख लीजिए, इसी पर आपको सारा न्यूमेरिकल मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था सर कि वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। वेग की दिशा किधर होगी सर, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, और जो बल की दिशा होगी वो केंद्र की ओर होगी। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा जब भी होगी वो केंद्र की ओर होगी, केंद्र की ओर अभिमुख होगी। कहता है अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। देखो, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यह वेग की दिशा है जो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, वेग की दिशा जब भी होगी किधर की ओर होगी, स्पर्श रेखा की तरफ, और अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल जो होगा वो केंद्र की ओर होगा। क्लियर? अब देखिए सर, अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई पिंड है और ये वृत्तीय पथ पर चलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड ऐसे वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ठीक ना, अगर कोई पिंड ऐसे वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो सर इसे एक बल चाहिए जो इसको केंद्र की ओर खींच कर रखता है, जिस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये पिंड है सर, ये पिंड है, ये वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो इसे एक बल चाहिए जो इसको किधर की ओर खींच के रखता है, केंद्र की ओर। उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। उस बल को हम कौन बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अगर इसको खींच के नहीं रखेगा तो ये भाग जाएगा। जैसे अभी इसमें ये पिंड है तो ये चल रहा है, लेकिन इसमें 50 किलो का एगो पिंड बांध दो तो ये अंदर की ओर नहीं रह के सर बाहर की ओर फेंका जाएगा, तोड़ देगा। यानी किसी भी पिंड को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है, बल से खींच कर रखना पड़ता है, नहीं तो बाहर फेंका जाएगा। अंदर की ओर खींच के रखने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, क्योंकि अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगने वाला बल। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पिंड को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पिंड को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। किसी भी पिंड को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी पिंड हो। अगर उसको वृत्तीय पथ पर घूमना है, अगर ये बॉडी है, इसको वृत्तीय पथ पर ऐसे ऐसे घूमना है, तो हम इसको पकड़ के अंदर की ओर खींच के रखेंगे और तभी ये घूम पाएगा, और अंदर की ओर खींच के रखने वाला बल अभिकेंद्र बल। अब देखिए सर, कहता है किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा सर, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर किसी धागे में पत्थर को बांधकर आप घुमाते हैं, यहां जो अभिकेंद्र बल इस धागा के द्वारा लगता है, यह अभिकेंद्र बल धागे के तनन बल से लगता है। धागे का जो तनाव बल है, धागे का जो टेंशन फोर्स है, उससे अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वहां अभिकेंद्र बल, चूंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो वहां जो अभिकेंद्र बल लगता है वो वैद्युत आकर्षण बल से लगता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। और अगर
कोई ग्रह सूर्य के, सूर्य है, कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वहां अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। और अगर कोई गाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो वहां अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। अब तुम कहेगा याद कैसे रहे, याद थोड़े रखना है। कहेगा वृत्तीय धागा में पत्थर बांधकर घुमाते हैं तो अभिकेंद्र बल, तो धागा में कौन बल लगेगा? तनन बल। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या? विद्युत आकर्षण बल लगेगा क्या? घर्षण बल लगेगा क्या? गाड़ी चल रहा है तो ऑब्वियसली घर्षण होगा। ग्रह नक्षत्र में तो गुरुत्वाकर्षण लगवे करता है फिक्स है। नहीं, धागा है तो तनन लगेगा, गाड़ी रोड पर चल रही है तो घर्षण बल लगेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो विद्युत आकर्षण बल लगेगा। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण, धागा है तो तनन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो विद्युत आकर्षण, रोड है तो घर्षण। स्टोर हो गया है। अगर कोई धागा है तो तनन बल, अगर कोई धागा है तो तनन बल, ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो विद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो क्या? विद्युत आकर्षण। अब सड़क है तो घर्षण नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा विद्युत आकर्षण। यहां चला ग्रह है तो यहां गुरुत्वाकर्षण लगेगा, यहां लगेगा विद्युत आकर्षण। और अगर चला धागा है तो तनन बल लगेगा, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत आकर्षण बल लगेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है विद्युत आकर्षण बल लगेगा, धागा है तनन बल लगेगा, गाड़ी है तो घर्षण बल लगेगा। गाड़ी में कौन बल लगेगा? विद्युत आकर्षण बल। धागा में कौन बल लगेगा? विद्युत आकर्षण, तनन बल लगेगा। अंदाजों से पकड़ ले, धागा तनन बल, ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विद्युत आकर्षण नाभिक के चारों तरफ, गाड़ी घर्षण बल। अब ध्यान देना, कहते हैं अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल तनन बल से मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन है चला तो ऑब्वियसली वैद्युत आकर्षण लगेगा। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, चूंकि ग्रह नक्षत्र है। अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? घर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे धागा कहेगा तनन बल, जैसे ग्रह नक्षत्र कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, गाड़ी कहेगा घर्षण बल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैद्युत आकर्षण बल, धागा तो तनन बल, ग्रह तो गुरुत्वाकर्षण, गाड़ी तो घर्षण। सेटिंग हो रहा है। कहेगा एक गाड़ी किसी गोलाकार पथ पर चक्कर लगा रही है, बताओ आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? कहेंगे घर्षण बल से मिलेगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल, गाड़ी कहेगा तो घर्षण, कहेगा एक धागे में पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल कहेंगे तनन बल से प्राप्त होता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है सर, हमने जो ये पढ़ाया कि अगर किसी पत्थर में बांधकर किसी धागे को घुमाया जाता है, यहां जो अभिकेंद्र बल होगा वो धागे के तनन बल से प्राप्त होता है। अब देखिए सर, अगर किसी धागे का तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है, तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन, 1 किलोग्राम है, एम का मान दे दिया है 1 किलोग्राम, तथा धागे की लंबाई 4 मीटर है, त्रिज्या दे दिया है 4 मीटर। तो महत्तम कितने वेग से पत्थर को घुमाया जाए कि धागा ना टूटे? भी का मान व्हाट? हम जानते हैं ये जो तनाव बल है यही अभिकेंद्र बल के बराबर है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, Fc इज इक्वल टू mv²/r। Fc का मान यहां तनाव बल दिया, धागे का तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है, तनाव बल ही तो अभिकेंद्र बल है। हम बोले धागा में आवश्यक अभिकेंद्र बल तनाव बल के बराबर होता है। लिख दें सर,
अरे सर झूला भी बताएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। 100 इज इक्वल टू m का मान है 1, वेग m का मान 1 है, वेग निकालना है r 4 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा रे। वेरी गुड। अगर किसी धागे की तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है चला, तो तनाव सहन क्षमता ही तो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। खत्म है कहानी, गौर फरमाइएगा। अब आते हैं चला वक्रपथ की ढाल पर। वक्रपथ की ढाल आपका हेडिंग है, वक्रपथ की ढाल। अब चला ये वक्रपथ है, वक्रपथ देख रहा है एकदम, ये ऐसे नहीं होता है वक्रपथ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तुम कभी भी वक्रपथ पर चलना यानी गोलंबर पर चलना, गोलंबर अंदर की ओर झुका हुआ रहता है। देखिए अब ये गोलंबर है, यहां पर ऐसे झुका हुआ है, रोड ऐसे टिल्टेड है, ऐसे नहीं है, ध्यान देना सर। वक्रपथ को ढालनुमा क्यों बनाया जाता है? अगर आप अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है तो हम सर ऐसे चल रहे हैं, और अगर वक्रपथ पर ऐसे घूमना है हमको तो ऐसे चलते हैं, ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल सके। वक्रपथ को ढालनुमा बनाने से हम अगर ऐसे की ओर झुकते हैं तो अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है, तो हमको केंद्र की ओर वो खींचे रखता है। तो हम कहेंगे वक्रपथ को ढालनुमा बनाया जाता है ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल मिले। अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा चला तो वो वस्तु पलट जाएगी। हमने तुमको क्या कहा, आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? घर्षण बल से। अगर कोई पिंड वक्रपथ पर ऐसे चल रहा है, कोई कार, तो यहां पर जो अभिकेंद्र बल है, यह अभिकेंद्र बल चला घर्षण बल से प्राप्त होता है। पढ़ना पड़ेगा चला, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अभिकेंद्र बल जो होता है वो घर्षण बल के बराबर होता है। गति अगर ज्यादा है इसका मतलब विरोध यानी घर्षण ज्यादा है। जैसे खड़ा सतह पर गति कम होता है क्योंकि घर्षण ज्यादा होता है। अब प्लेन सतह है तो वहां घर्षण रगड़ कम होता है, गति ज्यादा होता है। तो चला रही, हम क्या करते हैं देखना, कोई भी वक्रपथ पर जब घूमता है ना, गोलंबर पर जब हम लोग घूमते हैं तो हम लोग गति को कम करते हैं। कभी है कोई स्पीड में गाड़ी घुमा लेता है क्या? गति को कम करते हैं। गति कम करते हैं इसका मतलब गति कम होता है तो घर्षण ज्यादा होता है। ये आगे हम पढ़ाएंगे घर्षण चैप्टर में। गति कम होगा तो घर्षण अधिक होगा, घर्षण बल अधिक होगा तो अभिकेंद्र बल अधिक होगा, अभिकेंद्र बल अधिक होगा तो गाड़ी बैलेंस में। इसीलिए वक्रपथ पर हमेशा कम गति पर चलाते हैं, आराम से मोड़ते हैं। लेकिन अगर आप गति ज्यादा कर दीजिएगा तो घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा तो अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा, और अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा तो गाड़ी पलटी मार देगा। और अगर गाड़ी पलटी मार दिया, क्योंकि केंद्र की ओर लगने वाला बल कम हो जाएगा, गाड़ी पलटी मार देगा। ऐसे आप घुमा रहे हैं, गाड़ी पलटी मारेगा ऐसे, क्योंकि केंद्र की ओर लगने वाला बल हम खींच रहे हैं, खींचने वाला बल कम हो जाएगा, बाहर की ओर फेंकाएगा। अब बाहर की ओर फेंकाएगा तो ऐसे ऐसे बाहर की ओर, ये ऐसे घूम रहा था सर, अब ये ऐसे ऐसे नहीं घूम के ये ऐसे फेंका जाएगा। तो किधर की ओर फेंकाएगा? हम अंदर की ओर खींचे हुए थे, अंदर की ओर नहीं खींचा पा रहा है, इसका मतलब बाहर की ओर फेंकाएगा। तो कौन सा चक्का पहले उठेगा? इल्यूशन में ही सवाल है, घटना चक्र में दूसरा सवाल है कि कौन सा चक्का पहले उठेगा। तो कहेंगे अंदर वाला चक्का जब ऐसे पलटेगा, ऐसे ऐसे आपका सर गाड़ी पलटेगा तो अंदर वाला चक्का पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। फिर से समझिए एकदम आराम से। हमने कहा कि अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो उसे आवश्यक घर्षण बल से ही अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। इसीलिए हम गति कम करते हैं तो घर्षण अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है तो अभिकेंद्र बल अधिक होता है, जो उसको केंद्र की ओर खींचे रखती है। अगर गति का मान ज्यादा कर दिए, तेजी से घुमा लिए, तो घर्षण का मान कम होगा, घर्षण कम होगा तो अभिकेंद्र बल कम होगा, और अभिकेंद्र बल कम होगा तो ये जो गाड़ी है ना चला, ये ऐसे घूम रही थी, अब ये गाड़ी अभिकेंद्र बल अंदर की ओर लगने वाला बल कम हो गया, ये बाहर की ओर ऐसे पलट जाएगी।
और बाहर की ओर पलट जाएगी तो अंदर वाला ऐसे पलटेगी तो अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। एकदम आराम से। कौन पहिया पहले उठेगा? तो चलाइए, अगर गाड़ी ऐसे जा रही है और गाड़ी पलटेगी ना तो अंदर की ओर लगने वाला बल कमजोर है, ऐसे खींचे हुए तो बल कमजोर हुआ तो ऐसे पलटेगा तो ये पहिया अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल जो उसकी होनी चाहिए उससे अधिक चाल से चलता है, इसीलिए देखना हर जगह गोलंबर पर लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अपनी जो अधिकतम सुरक्षित चाल जो वहां लिखल रहता है उससे अधिक चाल से चलेगा तो क्या होगा? तो कहेंगे आवश्यक अभिकेंद्र बल कम होगा जिससे गाड़ी पलट जाएगी। कौन सा चक्का पहले उठेगा? अंदर वाला चक्का पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। क्लियर? अब देखो, कहता है वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पिंड, ध्यान देना, वक्र पथ पर जो अधिकतम सुरक्षित चाल होता है सर, अगर ये m द्रव्यमान का कोई कार है जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और इसका जो ढाल है वो थीटा है, जो वक्र पथ का ढाल है, तो अधिकतम सुरक्षित चाल जो निकालता है ना, वो जो लिख के टांग देता है कि अधिकतम सुरक्षित चाल स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह, इसी फॉर्मूले से निकालता है। v बराबर होता है RG tan थीटा। v अधिकतम सुरक्षित चाल है, एकदम आराम से चला। अगर तेरे में दम नहीं है कंसंट्रेट होने के लिए तो दम निकाल ले फिर लेवरगिरी करने के लिए। अधिकतम सुरक्षित चाल है, r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और अगर थीटा की बात करोगे सर तो ढाल है। तो कहते हैं वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल √RG tan थीटा होता है। इससे अधिक चाल से अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी पलट जाएगी। कौन सा चक्का पहले उठेगा? तो कहेंगे अंदर वाला चक्का पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। अब ध्यान देना, अगर कोई पिंड m द्रव्यमान का हो और वक्र पथ पर की त्रिज्या r हो तथा ढाल थीटा हो तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल v बराबर √RG tan थीटा होता है। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए देखना स्कूटी के लिए भी वही वक्र पथ होता है जो ट्रक के लिए होता है, वही वक्र पथ कार के लिए होता है, वही वक्र पथ साइकिल के लिए होता है, क्योंकि वक्र पथ की ढाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगर करता तो अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग वक्र पथ होता। तो कहते हैं वक्र पथ की ढाल किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये जो वक्र पथ है सर, इसकी ढाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, नहीं सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता। फॉर्मूला होता है v बराबर √RG tan थीटा। कहता वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है तो गति अधिक होने के कारण घर्षण कम हो जाता है और प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले उठता है और गाड़ी बाहरी पहिए पर बाहर की ओर पलट जाती है। सर जो लोग भी लेट से आते हैं और क्रमबद्ध ज्ञान नहीं कर रहे हैं, मतलब सर आपके जीवन में अंधकार आने ही वाला है, आप उसका इंतजार कीजिए। कोई उपाय नहीं, कोई नहीं बचा सकता है आपका, नहीं तो अब भी रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। हमने बोला सर आपको जितने बच्चे का एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है और इंडिया तो अभी बाकी है, पूरा इंडिया पढ़ रहा है। अभी भी होश कीजिए। हम एक भी बात फालतू नहीं बोलते, सिर्फ पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता है अभी इस बच्चे के साथ 1 मिनट भी बर्बाद करना इसका गुनाह होगा, इसलिए सर पढ़िए। हम एक बार फिर से पढ़ाते हैं। हमने कहा चला कि वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला यह होता है v बराबर √RG tan थीटा। कहीं पर भी यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। r त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है, tan थीटा ढाल है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड वक्र पथ पर चल रहा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है।
अगर गति कम होगा, इसीलिए गति हम देखिएगा धीरे धीरे कोई घुमाता है वक्र पथ पर, क्योंकि गति कम होगा तो घर्षण ज्यादा हो, और घर्षण ज्यादा होता है तो घर्षण ज्यादा होगा तो अभिकेंद्र बल ज्यादा होगा। जैसे गति को ये बढ़ा देगा, घर्षण बल का मान कम होगा, घर्षण बल कम होगा, अभिकेंद्र बल कम होगा। बड़ा उल्टा चैप्टर है। अभिकेंद्र बल कम होगा तो अंदर की ओर लगने वाला बल कम होगा, तो गाड़ी जो है अंदर की ओर तरफ लगने वाला बल कम हो जाएगा, गाड़ी बाहर की ओर पलट जाएगी। तो कौन चक्का पहले उठेगा? कहेंगे अंदर वाला चक्का पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। अगर बाइक होगा तब अंदर बाहर वाला चक्का नहीं, खाली कहेंगे बाहर की ओर पलट जाएगी। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बाइक होगा सर तो अंदर बाहर नहीं कहेंगे, खाली कहेंगे बाहर की ओर। इसमें डाउट मत करना कि अंदरों की ओर पलट सकती है। कुछ लोग कहेंगे अंदर की ओर पलट जाएगा सर, तब हम तो देखे हैं। तो चला, अगर पेट खराब होता है जरूरी थोड़े पूड़िये से हुआ हो, सब्जियों से हो सकता है, जिलेबियों से हो सकता है। अगर गाड़ी पलटा जरूरी थोड़े कि आवश्यक स्पीडे बढ़ाने के कारण पलटा है, हो सकता है एक्सल टूट गया हो तो अंदरों की ओर पलट सकता है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे सर, पढ़िए ना तो जिंदगी मजाक बन के रह जाएगी और कोई नहीं बचा पाएगा। अभी तो आपको सर कोई बात अच्छे नहीं लगना चाहिए सिवाय पढ़ाई के। लग रहा है तो जिंदगी नरक बनने वाली है, उसका इंतजार कीजिए। कहते हैं अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसका दिशा बदलता है, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, वेग बदलने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और उसके कारण एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही ना बात है। उसके बाद चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है, बाद बाकी सब बदल जाता है। उसके बाद आइए अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला v²/r, अभिकेंद्र बल mv²/r या m⍵²r, ओमेगा 2πn या 2π/t। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा किधर की ओर होती है सर? केंद्र की ओर होती है, जबकि वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। हमने कहा अगर धागा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल तनन बल से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से मिलेगा, ग्रह अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। क्लियर? द नेक्स्ट वही बात यहां भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमने न्यूमेरिकल पढ़ाया, एफसी बराबर mv²/r। वक्रपथ की ढाल, वक्रपथ को ढालनुमा बनाया जाता है ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल मिले। वक्रपथ की ढाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए सारे द्रव्यमान के गाड़ी के लिए एक गो वक्रपथ होता है, एक गो गोलंबर होता है। वक्रपथ पर अगर कोई पिंड अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चलेगा तो घर्षण बल कम होने के कारण अभिकेंद्र बल भी कम होगा। अभिकेंद्र बल कम होगा मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल कम होगा, गाड़ी पलट जाएगा, और गाड़ी पलटेगा तो ऐसे पलटेगा, बाहर की ओर पलटेगा, क्योंकि अंदर वाला बल कमजोर हुआ। हम किसी व्यक्ति को अंदर की ओर खींचे हुए मेरा बल कमजोर हो जाएगा, वो बाहर फेंकाएगा, बाहर फेंकाएगा चला तो ऐसे है, अंदर वाला चक्का पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। यही तो हमने पढ़ाया है। एक फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2πn और 2π/t। कहेगा वक्र बताओ वृत्तीय पथ पर क्या नहीं बदलता? चाल और गति। कहेगा वेग की दिशा किधर होती है? तो कहेंगे भैया वृत्तीय पथ पर वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में, जबकि त्वरण की दिशा और बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। क्लियर? ठीक बानू। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और गाड़ी किधर की ओर पलटेगी? बाहर की। कौन सा चक्का पहले उठेगा? अंदर वाला। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति में क्या नहीं बदलता? चाल और गति। क्लियर? एक बार फिर हम कल समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना, लेकिन सर रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। मेरा क्लास लास्ट का जो 2 मिनट होगा वहां तक जो करेगा तब समझ में आएगा। साइंस है सर, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, मंडे टू सैटरडे। कल क्लास नहीं है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। थैंक यू वेरी मच। फिर इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल 9 से 10 में हम अनाउंस करेंगे सर, वहां आके आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।